हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कुछ टॉपिक गत्रीवाच वगैरह और सम्मान आदि पढ़े थे पुलिस भर्ती के लिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक स्पेशल टॉपिक के साथ पढ़ेंगे जो अक्सर आता है, पूछता है क्वेश्चनों में। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन इतना है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कारक से। चैप्टर है कारक। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक दो प्रकार की होती है और अकर्मक जो क्रिया होती है जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता वो क्रिया कर्मक होती है। आइए शुरू करते हैं। कारक, हिंदी में कारक कितने हैं? 8। पहला कारक कौन सा है? इसमें कारक चिन्ह और कारक पढ़ेंगे जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़े। कारक कर्ता, पहला जो कारक है वो कर्ता है, यानी कि क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। इसी को हम कार्य लिख दे रहे हैं, कार्य को करने वाला कर्ता। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े या क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल पड़े या प्रभाव उसे क्या कहते हैं? कर्म। अगला है करण। इसे साधन, जिस साधन से कार्य किया जाए, या जिस साधन के बारे में बात की जाए, जिस वस्तु के बारे में बात की जाए उसे करण कहते हैं। अगला है संप्रदान। जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसकी पूरा पढ़ना चाहिए, उसको पूरा हल करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन आगे देखते हैं। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी ये देने के अर्थ में या लेने के अर्थ में होता है। और अगला है अपादान, ये अलग होने के अर्थ में, कोई वस्तु इससे अलग हो रही होती है तब इसे प्रयोग किया जाता है। संबंध, किसी अन्य पद से संबंध दिखाई दे रहा हो, पद से संबंध। इसके कारक चिन्ह भी पढ़ाएंगे अभी। पहले ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। अधिकरण, यानी क्रिया का आधार जिस पर हो। संबोधन, संबोधन को कहते हैं पुकारना आदि। तो हमने ये पढ़ा, तो हमारा आंसर इसमें कर्म हो जाएगा। ये याद रखना, क्रिया का जिस पर फल पड़े या प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। आइए अब इनके चिन्हों को पढ़ते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं साथ ही साथ। चिन्ह है कर्तान ने, उदाहरण है उसने मुझे मारा। तो इसमें कौन कार्य कर रहा है, कौन मार रहा है? ये मारा, उसने मुझे मारा। इसे तो पीटा जा रहा बेचारा, ये तो कर्म हो गया है। जैसे जो कर्म किया जाता है वो कर्म हो गया। अगला है कर्म, उस राम ने रावण को मारा, यानी किसने मारा? कर्ता। किसने मारा? कर्ता। कौन है मारने वाला? रावण, वो राम। तो ऐसे अगर कर्ता का पता लगाना है कि कौन और किसने किया ये कार्य, तो हम कर्ता समझ जाएंगे। और जहाँ पर कर्म दो प्रकार का होता है, सजीव और निर्जीव। जहाँ सजीव हो वहाँ पर किसके और किसने ये किया जाए, किसको किया जाए तो समझ लेना कि सजीव है, और क्या लिख के देखा जाए तो समझ लेना निर्जीव है। तो किसको मारा यहाँ पर? तो किसको? रावण को। तो ये सजीव कर्म है, मारा, तो ये कर्म हो गया। और क्रिया क्या होगी? मारना। याद रखना, कर्म, क्रिया और कर्ता। आगे है करण, जिस वस्तु से कार्य किया जाए, जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाए उसे हम, या जिस वस्तु के बारे में बताया जाए उसे हम करण कहते हैं। जैसे आंख से काना, तो इसमें बताया जा रहा है वस्तु के बारे में, किससे काना है? आंख से काना। संप्रदान, बच्चे को
लड्डू अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना और द्रोह करना, ईर्षा करना आदि संप्रदान में आता है। देना लेना। अपादान अलग होना, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। इस जहाँ अलग होने की बात करें तो अपादान कारक। अगला है संबंध। संबंध कारक, यह कमला की गाय है, यह कमला की गाय है। तो जहां संबंध की बात कर रहा हो, आपस में जोड़ रहा हो एक दूसरे को, तो वहां संबंध कारक होगा। वो घर के अंदर है, यहां पर आधार मान रहा है किसको, घर को, घर के अंदर है। तो इसमें कौन सा होगा, अधिकरण। तो इसमें हे राम, यहां में संबोधन चिन्ह होगा, ये याद रखना, हे राम इधर आओ। तो ये कौन सा हो गया, संबोधन कारक। अब आगे देखते हैं ऑप्शनों को। जब मैंने पढ़ाया है पूरा, कारक कितने होते हैं, 8। जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं उन्हें परिसर्ग भी कहते हैं, याद रखना। विभक्ति 2 प्रकार की होती है, ये भी याद रखना। तो पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है अपादान, चौथा है करण। तो अभी मैंने बताया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं या फल पड़े। कर्ता करने वाला, अपादान अलग होने के लिए, और करण जिस साधन से बात की जाए, जिस साधन के बारे में बताई जाए उसे हम करण कहते हैं। तो हमारा आंसर कर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है श्याम का घर, श्याम का घर। दूसरा ऑप्शन है पेड़ से गिर पड़ा, तीसरा है कुर्सी के नीचे, चौथा है आरी से काटा। तो अपादान कारक कौन से में है, श्याम का घर कर्तावाचक, कर्तृवाचक। अपादान कारक ध्यान रखना, जहां अलग होने की बात करें उसे अपादान कारक करेंगे, इससे पेड़ से गिर पड़ा। और जहां आधार की बात करें, किसी को आधार बनाए तो कुर्सी के नीचे, डायरेक्ट नीचे की बात में किसी को लेकर के उसके अंदर बाहर नीचे आधे की, उस पर आधे की बात करेगा तो वो कुर्सी के नीचे, यानी अधिकरण। जहां आधार की बात करें वो अधिकरण हो जाएगा। और जिस साधन से किसी को काटने आदि की बात करें, साधन से काटने की बात करें, तो समझ लेना करण, यानी कि तीसरा, तृतीया विभक्ति। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, अपादान की बात कर रहा है तो अपादान हमारा कौन से हो गया, पेड़ से गिर पड़ा। तो हमारा आंसर सेकंड हो गया। याद रखना, ऐसे ही आंसर हमें अगर मिलते जाएं तो बहुत अच्छा है, और कठिन भी आ जाएं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आने हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आना है। पुलिस की भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ये पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जैसे आए हैं वैसे ही हमने कर दिए। आगे को भी इसी तरह आएंगे, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आता है। लेकिन ये नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखना, इस तरीके के जरूर आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे यही दे दें, यही ऑप्शन दे दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। विरोधी पक्ष का, तो विरोधी पक्ष का अर्थ क्या मतलब हो गया, दूसरे के पक्ष का, जो हमारे पक्षधर नहीं है वही तो विरोधी पक्ष का हो गया। तो पहला ऑप्शन है पक्षपाती, दूसरा ऑप्शन है विपक्षी, तीसरा ऑप्शन है पक्षघाती, चौथा ऑप्शन है द्विपक्षी।
जो पक्ष में रहता हुआ, यानी कि पक्षपात करता हो, एक दोनों तरफ हो और दोनों एक तरफ की पक्षघात करता हो, ऐसे को ही पक्षपाती कहते हैं। एक का पक्ष ले रहा हो और एक का नहीं ले रहा हो, ऐसे को पक्षपाती कहते हो। जैसे 3 भाई हैं और 2 के बीच लड़ाई चल रही है, तो एक का पक्ष लेता है और एक का नहीं, तो वो पक्षपाती कहलाएगा। यानी एक का पक्ष ना लेना और एक का लेना पक्षपाती। विपक्षी यानी कि पता हो और ये पता हो कि हाँ ये हमारे सामने वाली पार्टी में है, जो हमारे विपक्ष में पार्टी है उसमें है, उसे विपक्षी कहेंगे। जो विरोधी पक्ष का हो। पक्षघाती यानी पक्ष में रहते हुए घात करता हो, उन्हें पता हो कि हमारे पक्ष का है और दूसरे के सहयोग कर रहा हो, तो उसे पक्षघाती कहेंगे। और द्विपक्षी यानी मध्यस्थी, यानी दोनों के साथ हो, दोनों का सहयोग कर रहा हो, दोनों का फैसला करा रहा हो, उसे द्विपक्षी कहेंगे। दोनों के बारे में सोच रहा हो, उसे द्विपक्षी कहेंगे। तो हमारा आंसर हो गया विपक्षी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वाक्य की पहचान। सही वाक्य की पहचान कीजिए। अब कैसे पहचान होगी, आइए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तीसरा ऑप्शन है मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। यानी यहाँ पर को लग रहा है, ये ध्यान रखना, थोड़ा चेंज है दूसरे वाले से। अगला है मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। को नहीं है इसमें। ये हो गए 4। अब हमें इसमें सही गलत ढूंढेंगे। जब किसी दिन की बात कर रहा हो किसी वाक्य में, तो वहाँ दिन नहीं लगाएंगे, सीधा दिन यही हो जाएगा। रविवार को यहाँ पर को आ जाना चाहिए तो सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर गलत दे रहा है। ये याद रखना, जब हम छांटते हो तो एक ही 2 चीज़ें नहीं दे सकते, एक ही अर्थ को निकालने वाली 2 चीज़ों को हम नहीं दे सकते। तो दिन और रविवार ये दोनों एक साथ निकलेंगे, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को, यानी इसमें ये नहीं लगना चाहिए, इसमें ये गलत दिया है परचिन्ह, यानी कारक चिन्ह को यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, वहाँ लगाया है। यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको लगा करके क्या फ़ायदा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला है मैं रविवार दिन को, ये गलत हो गया, तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने कह दिया एक शब्द को 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि रविवार भी दिन है और दिन भी है, तो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें नहीं होगा। ये चिन्ह गलत जगह लगाया है और ये चिन्ह गलत जगह लगाया है, ये ध्यान रखना। तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो गया। इसमें ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का वाक्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन है वो ऑप्शन देखते हैं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। तीसरा है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। चौथा ऑप्शन है वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ।
आइए देखते हैं। वे क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, और वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हो गए, इनमें कोई फर्क खास नहीं है, हो भी सकता है, देखेंगे। वह कैसे जाने, जब जाने की बात करें तो याद रखना, तो जाने होगा बहुवचन दिया है, यहाँ पे ये काट दिया जाएगा कि मैं क्या मैं वह क्या जाने, वह कैसे जाने कि मैं क्या जाने, यानी इसमें जो क्वेश्चन चिन्ह है, क्वेश्चन वाले शब्द हैं, उन्हें भी चेंज कर दिया, यानी ये ऐसे नहीं हो सकता वह क्या जाने कैसे मैं जी रहा हूँ, ये सही होगा वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा, इसमें उच्चारण त्रुटि है। तो दूसरा गलत, पहला और तीसरा एक जैसे हैं। देखते हैं, वे क्या जाने, यहाँ पर अगर बिंदी होती बहुवचन, इसमें बहुवचन की कमी है, यहाँ बिंदी नहीं है कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो ये काट देना। यहाँ बहुवचन की बात हो रही है तो यहाँ भी बहुवचन की बात हो, आगे भी बहुवचन की बात हो, तो ये भी गलत काट दिया। अब इसमें और इसमें ये फर्क है, वो वह की बात कर रहा है और यहाँ बहुवचन लगा हुआ है, यहाँ अगर एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन हो, ये बिंदी नहीं होती, इस बिंदी का दोनों में फर्क है, यहाँ बिंदी नहीं है और यहाँ पर है। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो कर्ता है उसी के आगे क्रिया लगाई है, उसी के हिसाब से क्रिया लगाई गई है, उसी के हिसाब से कर्म जोड़ा गया है, मतलब कि कर्ता के अनुसार आगे की सारी प्रक्रिया है। इसमें बहुवचन लगा दिया है, कर्ता के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर एक वचन लगा दिया कर्ता के साथ, और यहाँ पर उच्चारण दोष कर दिया है, कहीं का शब्द कहीं जोड़ दिया है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वधू उत्सव, वधू उत्सव का संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद क्या है? वधू उत्सव का संधि विच्छेद क्या है? जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या पे ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद में क्या, ऐसे लिखते चले जाएं, वाह सा सब हो गया ता, और इसमें से ऊ निकाल के देखें तो उत्सव बन गया। याद रखना इतना शब्द हो गया। अब वधू, एक वधू शब्द होता है, याद रखना वधू शब्द, जब दोनों को मिलाएंगे तो वधू उत्सव हो गया। इसे जानने के लिए ये काफ़ी है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे वध उत्सव, धन उत्सव, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वध उत्सव, तीसरा ऑप्शन है वधू उत्सव, चौथा ऑप्शन है वधोधन उत्सव। वधोधन उत्सव, आइए थोड़ा इनके बारे में जान लें। वध धन उत्सव, आ के बाद अगर ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? आ के बाद जब ऊ आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ। आ के बाद ओ। जब किसी समान या समजातीय शब्द आए, समजातीय शब्द आए तो याद रखना, जैसे आ तो इसमें आ या आ ऐसे जोड़ दिया जाए तो आ बन जाएगा, ई जोड़ दिया जाए तो ई बन जाएगी, ऊ जोड़ दिया जाए तो ऊ बन जाएगा, रीरी जोड़ दिया जाए तो रीरी बन जाएगी। ये याद रखना। तो यहाँ पर ऊ जोड़ दिया जाए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पर वधू उत्सव हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वधोत्सव, यहाँ पर वधोत्सव। जब ओ और ऊ आ जाए, ओ के बाद अगर कोई अन्य शब्द आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर अब आ जाता है, अब आ जाता है। तो वधो, ओ निकालो इसमें से, प्लस अब, ये हो गया। और एक उत्सव है। जब इस ऐसे संधि विच्छेद पूछे वधो उत्सवा तो समझ लेना इसमें जोड़ दिया जाए वधव उत्सव तो उत्सव, वध उत्सव, वध उत्सव, ये ध्यान रखना है, ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन ये कोई शब्द नहीं होता इसलिए खराब है,
अगर जोड़ने को कह भी दे तो ऐसे जुड़ेगा, वध वोत्सव। चारों जोड़ के बता दिया। आइए थोड़ा संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? तीसरा, वधु धन उत्सव। तीसरा हो गया वधु धन उत्सव। तो पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि होती हैं। इसके स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। इसमें आ, ई, उ, री और एक शब्द और होता है संस्कृत के लिए, लिरी। अब ये छोटी हो या बड़ी, अगर नीचे भी उसके सामने भी आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, रिरी आ जाए और लिरी आ जाए तो याद रखना ये दीर्घ हो जाएंगे। आ चाहे छोटी बड़ी किधर भी आ जाए, ये ज़्यादा वो नहीं रखती है, लेकिन होगा दीर्घ ही। ई, उ और लिरी, और लिरी की जगह हो जाएगा ला। ये याद रखना है। अब इनके कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं दीर्घ संधि के। इनका एक सूत्र है, अकहा सा वर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार के आगे समान वर्ण आ जाए, वैसा का वैसा ही वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाता है, ये याद रखना। तो पहला देखते हैं। पहला है धर्म प्लस अर्थ। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर आ है धर्म में और यहाँ पर आ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। धर्मार्थ, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो धर्मार्थ हो जाएगा। ऐसे ही अगर ई का कोई हम लें तो रवि धन इंद्र। यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। चाहे यहाँ पर छोटी ई बड़ी कोई सी हो, लेकिन ई हो दोनों तरफ तो समझ लेना बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी। तो जो रवेंद्र लिखते हैं वो याद रखना बिल्कुल गलत लिखते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा रव धन इंद्र, इंद्र, यानी एक उर्दू शब्द और एक हिंदी शब्द, दोनों को याद रखना। रविंद्र शब्द बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पर रवि यानी सूर्य और इंद्र यानी भगवान, सूर्य भगवान, तो इसका हो जाएगा बड़ी रविंद्र। रविंद्र शब्द बिल्कुल सही होता है। आगे देखते हैं ऊ वाला, भानु उदय, भानु धन उदय, इसका हो जाएगा भानु उदय। अगला शब्द है पितृऋण। ऋण आ गई इधर और इधर भी ऋण आएगी तो हो जाएगी बड़ी ऋण, यानी पितृऋण, डबल ऋण, डबल चिन्ह होगा, याद रखना। और एक होता है लिरी धन लिरिकारहा। जब दोनों आ जाए तो ला हो जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा लकारहा, लकारहा। ये यार दीर्घ संधि हो गई। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही देखना है। शब्द को जब छांटेंगे तो इधर से छांटें, इधर की ओर से एक शब्द इधर और एक शब्द इधर कर दें, बिल्कुल आसान है। अगर हम उल्टी तरफ से हम शब्द को छांटेंगे तो बिल्कुल जल्दी निकल आएगा। अगली संधि अगर हम पढ़ें तो गुण संधि है। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणा, आद गुणा। सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है हिंदी में, लेकिन फिर भी आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा? ए। और इसी के बाद अगर ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ। इसी के बाद अगर आ के बाद अगर ऋण आए तो क्या हो जाएगा? अर। ये शब्द याद रखना। अगर इनके बाद जैसे वृद्धि, गुण और दीर्घ, इनमें एक तरफ दीर्घ में तो जो शब्द इधर आएगा वही आएगा, लेकिन गुण और वृद्धि में दोनों में आ इधर साइड आएंगे, प्लस के इधर साइड आ आएगा, इधर साइड कोई, जैसे इसमें ई और ऊ आएगा तो समझ लेना गुण है। अब आइए देखते हैं। तो अभी बताया देव धन ईश आ गया, ईश ई आ गई तो ई को क्या हो जाएगा? ए, तो दे वेश। अब ऊ आए, जैसे देव, देव की जगह नव, उड़ा तो नवोड़ा, नवोड़ा हो गया। ऐसे ही सप्त आ गया, धन ऋषि, सप्त ऋषि। ये और ऊपर चढ़ जाता है, ये याद रखना, सप्त ऋषि। तीनों का हो गया। आगे देखते हैं वृद्धि संधि को थोड़ा सा। वृद्धि संधि किसी और दिन पढ़ेंगे, आज के लिए कुछ और पढ़ते हैं हम।
टाइम बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।